So now it's being recorded. So we will start with the differentiating between potential difference and electric potential, और then हम calculate करेंगे potential differences in uniform electric field, point charges और distribution of charges, जैसे कि हम करते होते हैं मुख्तलिफ केसेस के लिए। और एंड पे हमारा जो लास्ट टॉपिक जो हम करेंगे वो करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज कंडक्टर। तो स्टार्ट लेते हैं। तो आप लोग फेमिलियर हैं, जिन लोगों ने फिजिक्स पढ़ी है, दे आर फेमिलियर विद द कंसेप्ट्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। सो पोटेंशियल एनर्जी इज something due to somebody's shape or somebody's position। सो इसको समझाने के लिए आपको वो जो टिपिकल एग्जांपल्स फिजिक्स में दी जाती हैं वो मैं दूंगा कि पोटेंशियल एनर्जी का जनरली क्या मतलब है। सो आप लोगों ने एक टर्म पढ़ी होगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जो कि हमारे रोज़मर्रा इस्तेमाल में बहुत ज़्यादा आती है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, so this energy is related to the position of something in the gravitational field of earth for the time being। हम सिर्फ अर्थ की बात करते हैं, वैसे है तो बहुत सारे और भी अजसाम हैं जिनकी वजह से ये पोटेंशियल एनर्जी होती है, लेकिन हम स्टार्ट ले सकते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अर्थ ओनली। सो ये आपको मालूम है कि आप अगर एक चीज़ ज़मीन के ऊपर पड़ी हुई है तो उसको हम कह सकते हैं कि इसकी फॉर द टाइम बिंग एनर्जी कोई नहीं है। अगर हम उसको उठा लेते हैं, ऊपर किसी हाइट पे ले जाते हैं, तो यहाँ पे मैं शो करता हूँ कि ये है फॉर एग्जांपल ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। यहाँ पे कोई बॉक्स पड़ा हुआ है, तो हम कहेंगे कि इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, हम पोटेंशियल एनर्जी को यूजुअली यू से शो करते हैं, तो यू इज 0 फॉर दिस थिंग हियर। अगर हम इसको रेज करते हैं, हाइट पे ले जाते हैं, उठा लेते हैं, तो देन वी आर बेसिकली स्टोरिंग सम एनर्जी इन दिस थिंग दैट इज प्रोपोर्शनल टू द हाइट ऑफ दैट थिंग। हाइट को अगर हम h कहें, ये जो डिस्टेंस है इसको h कहें, तो इसके अंदर इसके प्रोपोर्शनल एक एनर्जी स्टोर हो जाती है, क्योंकि हमने क्या किया है, we are putting some force to raise that body of some, suppose उसका mass हमारे पास m है। m can be anything from 2 grams to 200 grams to 200 kilograms। तो जितना भी mass है उसी हिसाब से हम उसको उतना ही ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी ऊपर उठाने के लिए। लेकिन जो एफर्ट हम करेंगे, so I just specify here what I'm talking। so effort to raise, ये तो हमें करनी है इसको, ये एफर्ट है, इसको हम बोलते होते हैं एफर्ट टू रेज, को हम फिजिक्स की टर्म में बोलते हैं वर्क डन। और वर्क डन बेसिकली किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है वर्क डन को हम W से अगर शो करें तो दैट इज आल्सो डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट हमने अभी पढ़ी ना एक उस केस में, फ्लक्स के केस में, तो ये एक और डॉट प्रोडक्ट आपको अब मिलने लगी है, दैट इज F वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो अगर हम एफर्ट करेंगे विच इज इन द फॉर्म ऑफ अ वर्क डन, तो वो जो एफर्ट है वो स्टोर हो जाएगी उस बॉडी के अंदर एनर्जी की शेप में। तो ये जो ग्रेविटेशनल अगर वो सिस्टम है अर्थ की, जैसे मैंने बात की, तो वो जो एनर्जी स्टोर होगी वो फॉर्म होगी किसकी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की। तो इसके अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी इक्वल टू mgh। इसमें m जो है वो मैस है, g जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जिसको आप ज़्यादातर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेते होते हैं। जो फिजिक्स पढ़ी है उन्होंने, उनको तो ये पता है कि ये क्या चीज़ होती है। और h जो है वो हाइट है, ये हाइट जो इसमें हमने इसको मूव किया है। तो ये फार्मूला बेसिकली आपका इधर से ही आता है, वर्क डन से ही। तो वर्क डन ही है बेसिकली mgh, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्म में लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर हम वर्क डन तो लिखते होते हैं ना, W इक्वल्स F डॉट डी
या सिंपली अगर हम इनके अगर ये दोनों एक ही डायरेक्शन में हो, थीटा दोनों के बीच में 0 हो, तो हम कह देते होते हैं कि जी दिस इज सिंपली वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू डी, दोनों के मैग्नीट्यूड्स। एफ इंटू डी, और उस केस में हम एफ, अब इस केस में इसके वेट के बराबर है। इस केस में टिपिकली वर्क डन हम बहुत सारी सिचुएशंस में कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ इस केस में जहाँ पे हमने ग्रेविटेशन की बात की है, तो उस केस में एफ आपके पास होगा एम टाइम्स जी के इक्वल, मतलब वेट के इक्वल। एम जी क्या होता है? वेट ऑफ दैट बॉडी। और इसमें डी क्या है? एच है। हाइट कितनी है? एच है। तो इस वजह से जो ग्रेविटेशनल एनर्जी है, इसको यू कह लें या डब्ल्यू कह लें, ये एक ही है। वर्क और एनर्जी एक ही तरह की चीज़ें हैं, ये दो डिफरेंट चीज़ें नहीं हैं। तो हम लिखेंगे ग्रेविटेशनल एनर्जी इक्वल टू एम जी एच। इसी तरह एक और पोटेंशियल एनर्जी होती है जिसके बारे में शायद आपने सुना हो, आई एम नॉट श्योर कि अगर आपने सुना हो या नहीं। उसे कहते हैं हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो उसमें आपको बताया जाता है कि एक मैस स्प्रिंग सिस्टम है, एक रिजिड सपोर्ट के साथ एक एक स्प्रिंग कनेक्टेड है और उसके साथ एक मैस कनेक्टेड है, इस तरह से। अब इसमें ग्रेविटेशन का जिक्र नहीं है, जिस मैस स्प्रिंग सिस्टम में ग्रेविटेशन का जिक्र नहीं है, इसमें हम ये करेंगे कि इस मैस को अगर हम पुल करें टूवर्ड्स अपोजिट डायरेक्शन, जिसकी वजह से इसके अंदर स्ट्रेच प्रोड्यूस हो, ये स्प्रिंग स्ट्रेच कर जाए या इवन कंप्रेस भी कर सकते हैं हम इसको, दोनों तरह से। मतलब हम इसकी मूवमेंट या तो फोर्स लगाएं और ये इधर मूव कर जाए, या अगर हम फोर्स लगाएं तो ये स्ट्रेच कर जाए। दोनों केसेस में इसके अंदर फर्ज करें इनिशियली ये इस पोजीशन में था जब हमने फोर्स लगाई, उसके बाद ये स्ट्रेच होके थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया, यहाँ पे पहुंच गया। तो उसकी जो स्ट्रेचिंग है वो इसके अंदर स्टोर होती है। स्प्रिंग अगर इलास्टिक वाला है ना, अगर तो इसको आपने परमानेंटली डिफॉर्म कर दिया तो वो एक और केस है, लेकिन अगर ये इलास्टिक लिमिट में ही रहता है, इट कैन कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। सो इस केस में इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होगी, वो एनर्जी क्या कर सकती है बेसिकली। इधर हमने अर्थ के केस में देखा कि अगर हम इसको छोड़ दें यहाँ से, तो ये सारी की सारी एनर्जी वापस ये दे देगा, और नीचे जाके अगर ये इसको छोड़ेंगे तो नीचे गिरेगा, तो जाके नीचे ये एक गड़ा प्रोड्यूस करेगा, एक डैमेज प्रोड्यूस कर सकता है। तो वो उसकी एनर्जी का एक इजहार है कि ये इसने एनर्जी यूज की है। इसी तरह इस केस में अगर हम इस मैस स्ट्रिंग को छोड़ देंगे, if we will leave it after stretching it, then it can go back, and if we place something here, it can hit it with a very hard force. So uh, elastic potential energy store की हमने, we stored elastic potential energy। सर जी 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 पूछिए। सर सरफेस ऑफ अर्थ पे ग्रेविटेशनल जो एनर्जी है ये जीरो होती है? नहीं, जीरो होती नहीं है, we take it zero for reference। होती तो नहीं है जीरो, होने जीरो करने के रिएक्ट कर रही लिए होती है। और कंडीशंस हैं, वो और कंडीशंस हैं। लेकिन मैं जनरली रेफरेंस के, तो रेफरेंस को हम किसी जगह भी जीरो ले सकते हैं ना जब हमने कैलकुलेशंस करनी है। तो मैंने यहाँ जी सर। सरफेस ऑफ अर्थ पे जीरो कंसीडर की है फॉर रेफरेंस ना। इट्स नॉट जीरो एक्चुअली, बट अगर हमने इन दो पॉइंट्स का डिफरेंस लेना, तो हम मैं कह दूंगा ना कि इसकी जीरो है और इसकी सम अदर वैल्यू है, तो इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि वी आर मोर कंसर्न विद द डिफरेंस, नॉट द एक्चुअल वैल्यूज। तो ये सेम इधर भी केस है, इधर भी कुछ जीरो हम कंसिडर करेंगे यहाँ पे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, और इसको जब हम स्ट्रेच करेंगे तो देन हम कहेंगे कि इसकी अब इसके अंदर कुछ एनर्जी स्टोर हुई है, एंड देन इट कैन गो बैक। ये तो है आप लोगों को समझने का कंसेप्ट, दो केसेस जो कि जनरली फिजिक्स में डिस्क्राइब किए जाते हैं इन मैकेनिक्स। और इन मैकेनिक्स का एक पूरा कोर्स होता है जो कि सिर्फ इन्हीं बातों को डील करता है। और अब हम इसी से रिलेटेड कंसेप्ट है, यहाँ पे आप लोग दो चीजें और याद रख लें कि जो एनर्जी हम करते हैं स्टोर इसके अंदर, इस बॉडी को हम उठा के ऊपर ले जाते हैं या इसको हम कंप्रेस करते हैं, तो हमें फोर्स लगानी पड़ती है बाहर से। तो जो फोर्स हम लगा रहे होते हैं उसी के अपोजिट फोर्स उसके ऊपर वो फील्ड लगा रही होती है, जिस फील्ड के अंदर हम उसको मूव, जिसके अगेंस्ट हम उसको मूव कर रहे होते हैं। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे था अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ पे बॉडी मौजूद था, तो इसमें हमने
फील्ड के अगेंस्ट मूव किया ना, फील्ड तो चाह रही है कि ये बॉडी अर्थ के करीब रहे या अर्थ के ऊपर रहे मौजूद, तो हम उसके अगेंस्ट उसको लेके जा रहे हैं, तो हम एक वर्क कर रहे हैं उसके ऊपर mgh। तो जो अर्थ है वो इसके ऊपर जो वर्क कर रही है वो बिल्कुल इसके इक्वल बट अपोजिट वर्क होगा, वो -mgh होगा, ठीक है। इसी तरह स्ट्रेचिंग में हमने अगर इसको स्ट्रेच किया है तो हमने इसके ऊपर एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर की है, इतनी ही पोटेंशियल, इतना ही वर्क जो है वो ये जो इस स्प्रिंग की जो प्रॉपर्टी है ना, रिस्टोरिंग फोर्स है, वो भी करना चाह रही होगी इसको वापस लाने के लिए। तो ये दोनों इक्वल होते हैं, हम क्या कर रहे हैं फील्ड के अगेंस्ट और फील्ड क्या करना चाह रही है उसके हमारे अगेंस्ट। तो इसी तरह से अब हम लेके चलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस सर को। जी जी बोलिए। सर पोटेंशियल एनर्जी का वर्क डन हमेशा हमारे वर्क डन का रिएक्शन होगा। हाँ एग्जैक्टली, पोटेंशियल एनर्जी का नहीं, उस फील्ड का, वो जिस फील्ड में हम हैं, फील्ड का। जिस फील्ड में हम मौजूद हैं, ओके ठीक है। सर। वो स्ट्रेचिंग फील्ड भी हो सकती है, वो ग्रेविटेशनल फील्ड भी हो सकती है, और अभी हम देखेंगे कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो सकती है। तो खैर हम सर जी जी सर पोटेंशियल एनर्जी जब यूज होती है तो वो काइनेटिक एनर्जी नहीं बन जाती? हाँ वो बनती है डेफिनेटली, लेकिन हमें फिलहाल उससे गर्ज नहीं है, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट क्या है, कहाँ से आती है ये। तो हमने ये देखा कि ये आती है वो जो हमें वर्क डन करना पड़ता है उस बॉडी के ऊपर, तो बेसिकली हम वो इनपुट खुद से ही देते हैं तो वो उसके अंदर स्टोर हो जाती है, और जब हम वो उसको रिलीज करते हैं तो वो हमें वापस मिल जाती है। वो काइनेटिक एनर्जी की शेप में भी हमें मिल सकती है, और अगर वो ऊपर से हम फेंके नीचे उस जिस्म को, तो वो जो गड़ा पड़ेगा ज़मीन के अंदर वो भी उसकी एनर्जी की वजह से ही पड़ेगा, प्लस फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस होगी, तो वो भी कन्वर्ट होगी ना, पोटेंशियल एनर्जी कुछ फ्रिक्शन में कन्वर्ट हो जाएगी या हीट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये इससे जुड़ा हुआ कंसेप्ट है जो कि जिसके लिए हमने ये सारी बेस बनाई है। तो फर्ज करें कि हमारे पास यहाँ पे एक बड़ा चार्ज मौजूद है, पॉजिटिव चार्ज, ओके, और इसकी फील्ड मौजूद है, और हम फिलहाल कंसिडर कर रहे हैं इसकी फील्ड ऑन द राइट ऑफ द स्क्रीन, क्योंकि हमें है तो चारों तरफ, हर तरफ मौजूद है इसके, लेकिन हम सिर्फ एक तरफ कंसिडर करते हैं जहाँ पे हमने कहीं एक छोटा टेस्ट चार्ज प्रोड्यूस करना है। तो इसको हम कह देते हैं कि दिस इज सम बिग चार्ज क्यू है ये, और इसकी फील्ड इस डायरेक्शन में इधर पॉइंट आउट कर रही है ऐसे, और हमने कुछ फासले पे यहाँ पे एक इस पे रखा है छोटा सा चार्ज जिसको हम टेस्ट चार्ज बोलते हैं, Q0 इसको कहते हैं। अब ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इन दोनों की आपस में फोर्स कैसी होनी चाहिए? आप लोगों को पता है जनरल कंसेप्ट आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, वो क्या है? रिपल्जन होगी एग्जैक्टली। तो अब रिपल्जन है जहाँ पे, तो इसका मतलब है कि अगर हम इसको इधर मूव करना चाहें इस चार्ज की तरफ, if we want to move that charge close to that positive charge, so we have to overcome that repulsion, ऐसा हमें उस रिपल्जन के अगेंस्ट काम करना होगा। जब वो हम उस रिपल्जन के अगेंस्ट काम करेंगे तो इस फील्ड की ये खास बात है जो इस चार्ज की वजह से फील्ड है, बड़े चार्ज की वजह से, कि जो हम रिपल्जन के अगेंस्ट काम करेंगे वो उस चार्ज के अंदर स्टोर होगा, बिल्कुल ऐसे ही जैसे ग्रेविटेशनल में स्टोर होता था वो जब हम उसको ऊपर लेके जाते थे। तो ये आप यही समझें कि हम जैसे हम मैस को ऊपर लेके जा रहे थे हाइट की तरफ, इसी तरह अगर हम इस पॉजिटिव चार्ज को एक पॉजिटिव चार्ज की फील्ड में इधर मूव करें तो हम वही काम कर रहे हैं इस चार्ज के साथ भी, कि हम इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं। और अच्छा, अब ये जो चार्ज है, अगर इसकी फील्ड ई है, हम इसको कह देते हैं कि इसकी फील्ड इस ई, तो ये इसके ऊपर एक फोर्स एग्जर्ट करेगी, यहाँ पे भी एक फोर्स एग्जर्ट करेगी इस पॉइंट पे भी, और जब हम इसको फॉर एग्जांपल मूव करके यहाँ ले आते हैं तो यहाँ पे भी एक फोर्स एग्जर्ट करेगी। तो ये ज्यादा फोर्स ये कहाँ एग्जर्ट करेगी? पॉइंट 1 पे या पॉइंट 2 पे? मैं पॉइंट 1 और पॉइंट 2 कह देता हूँ इन दोनों लोकेशंस को। शुरू में ये यहाँ पे था और देन मैंने इसको उठा के यहाँ मूव कर दिया, पॉइंट 2 पे ले आया हूँ, तो वो ये ज्यादा फोर्स कहाँ एक्सपीरियंस करेगा इस चार्ज की वजह से? ये जो छोटा चार्ज है सर 2 पे, पॉइंट 2 पे। उसकी वजह आपको पता है क्यों? कि वो वहाँ पे फील्ड ज्यादा स्ट्रांग है, करीब ज्यादा फील्ड
स्ट्रांग है। ये तो आपको पता है ना जी। फील्ड कैसे वेरी कर रही है, 1/r स्क्वायर के हिसाब से। तो जितना वो करीब हो जाएगा उतनी फील्ड स्ट्रांग होती चली जाएगी। तो यहाँ पे जो फील्ड की फोर्स की जो वैल्यू थी वो कम थी और यहाँ पे ज्यादा हो जाएगी। अब हम ये करते हैं कि लिखते हैं इन दोनों चीजों को। यहाँ पे जो फोर्स थी वो थी इसको हम कह देते हैं F1। तो F1 जो थी वो थी किसके प्रोपोर्शनल थी, Q नॉट टाइम्स E। और अभी हमने E अलहदा से नहीं लिखनी, तो हम वर्क डन लिख लेते हैं कि कितना था। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसका डिस्टेंस था फोर्स, वर्क डन होता है ना फोर्स टाइम डिस्टेंस। तो फोर्स टाइम डिस्टेंस है, मैग्नीट्यूड्स में लिखा हुआ है क्योंकि एंगल तो इन दोनों का 180 है या 0 है, तो वो हम उसको फिलहाल नहीं लेते। फिलहाल हम एज्यूम करते हैं एंगल वाली कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो F इंटू डी है, और F आपको पता है वो Q नॉट E है, और D यहाँ पे फासले दो डिफरेंट है ना। यहाँ से यहाँ तक का फासला अगर हम ले लेते हैं A, और यहाँ से यहाँ तक का फासला जो दूसरी पोजीशन है उसका हम फासला ले लेते हैं B। तो यहाँ पे जो वर्क डन होगा एट पोजीशन 1, या पोटेंशियल एनर्जी हम उसको कह लें फॉर द रेफरेंस, तो वो होगी फोर्स बराबर होती है Q नॉट E टाइम्स फासला कितना A। ठीक है, फासले को हम एक की शेप में लिख लेते हैं। और यहाँ पे जो वर्क डन होगा पोजीशन 2 पे, यहाँ पे वर्क डन होगा W2 कह देते हैं इसको हम, या जो भी आप इसको नाम देना चाहें, एनर्जी का नाम दे लें बेशक, एनर्जी कह देते हैं। वर्क डन जो है वो थोड़ा सा एम्बिगुअस हो जाएगा आप लोगों के लिए, इसको आप U1 कह दें बेशक। दिस इज U1, दिस इज Q नॉट E टाइम्स A, और यहाँ पे U2 कह दें इसको, potential energy at this location, that is U2, that is epsilon E times Q naught times B, या Q naught EB या Q naught EA, ऐसे दोनों में। तो अब इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो कितना होगा, इन दोनों लोकेशंस का डिफरेंस, the difference in potential energy सर इसको U1 माइनस U2 कर देंगे। हाँ एग्जैक्टली। और सो दैट वुड बी, हम इसको डेल्टा U लिखें तो दैट इज U2 माइनस U1, एंड दैट इज बेसिकली Q नॉट E। हम वक्ती तौर पे ले रहे हैं कि E ज़्यादा वेरी नहीं कर रही क्योंकि हम बहुत दूर नहीं है फील्ड से, ठीक है। तो वक्ती तौर पे हमें पता तो है ये इंक्रीज कर रहा है, लेकिन हम इसको डिस्टेंस पे वेरी करवा रहे हैं, फील्ड को हम वक्ती तौर पे कांस्टेंट ले रहे हैं, क्योंकि अगर फील्ड को भी वेरी करवाएंगे फिर वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ज़्यादा। तो Q नॉट E इंटू B माइनस A हो जाएगा। ओके, ये B जो है वो डिस्टेंस है, ये B माइनस A जो है वो डिस्टेंस है। कौन सा डिस्टेंस है, B माइनस A को हम एक और नाम देते थे ना, वो ये वाला एक्चुअली डिस्टेंस है। अगर हम देखें तो फिगर में कि B माइनस A ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस है। नहीं सॉरी, ये वाला नहीं है, ये वाला डिस्टेंस है, दिस वन। तो इतना फासला हमने मूव किया है, तो हमने उसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी, डेल्टा U जो है, दिस इज बेसिकली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी between point 1 and point 2. This is your point 1 where we started, and this is point 2 where we ended up. Yes. और इस पे हमें पता है कि कितनी एनर्जी है उसके अंदर, वो प्रोपोर्शनल होगी वर्क डन के। और वर्क डन कितना होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। और फोर्स हम लिखेंगे, अब इलेक्ट्रिक वाली फोर्स लिखेंगे Q नॉट E, और फासला जो है वो हमने डिफाइन किया हुआ है कि दिस डिस्टेंस इज A, और दूसरे पॉइंट पे फासला जो था वो हमने डिफाइन किया हुआ है। हमने रेफरेंस लेना है वो पॉजिटिव चार्ज फासला कैलकुलेट करने के लिए, तो वो हमने लिया हुआ है B। Yes. तो जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो वो एंड पे जो रिजल्ट आएगा वो आएगा Q नॉट E इंटू B माइनस A। और ये तो है आपके पास सर A माइनस B नहीं आएगा, फिर ये वाला फासला बनेगा। मेरा ख्याल है U2 माइनस U1 कर रहे हैं ना,
सर U2 वो तो माइनस ठीक है, U1। लेकिन ए हमने आपकी बड़ा आवाज जो नहीं, वो जुड़ा तो हुआ है। देखे नहीं, वो फासला आपने बेशक डिस्टेंस लॉन्गर लिया हुआ है, लेकिन उसका फायदा ये होगा कि एक माइनस साइन आ जाएगा ना बीच में, तो वो क्लियर हो जाएगी बात इसको पॉजिटिव करने के लिए। ठीक है, उस पर आप फिक्र ना करें कि इसमें बड़ा डिस्टेंस कौन सा है, छोटा डिस्टेंस कौन सा है, लेकिन आपको ये पता होगा कि पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा कहाँ है, वो U2 पे है ना। यस सर। यस सर। तो B माइनस ए ही लिखेंगे हम इसको, A माइनस बी लिखेंगे तो उसकी कोई सेंस नहीं बनेगी। ठीक है, ये इसका हम आप ये समझ लें कि दिस इज एब्सोल्यूट। इसको मैं इस तरह लिख देता हूँ ना, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, साइन में कंफ्यूज ना हो, तो मैं वक्ती तौर पे इसको लिख देता हूँ दैट इज B माइनस ए की एब्सोल्यूट वैल्यू। ओके, अब आप इसको इस तरह समझ लें, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। यस अब सर ठीक है। ये इसको हम कहते हैं दैट इज एनर्जी, ये एनर्जी की टर्म है, और ये आप वेरीफाई कर सकते हैं अगर आप डायमेंशंस लिखें चार्ज की, इलेक्ट्रिक फील्ड की और डिस्टेंस की। ठीक है, इन दोनों तीनों को आप ना कंबाइन करें, मल्टीप्लाई करें इनकी डायमेंशंस को, तो आपको पता चलेगा कि ये यूनिट आ जाएगी जाउल की। किसकी यूनिट बनेगी ये? जाउल में। जाउल होती है ना वर्क डन या एनर्जी की यूनिट, तो वही यस बनेगी। सर। अच्छा, उसके बाद इलेक्ट्रिकली अब जब हम फिजिक्स में करते हैं ये काम, एग्जैक्टली यही काम करते हैं हम, ठीक है, कोई डिफरेंट काम नहीं करते, लेकिन हम ये करते हैं कि ये जो फासला है यहाँ से यहाँ तक, ए से 1 से 2 तक आने तक का, इसको अगर तो बहुत शॉर्ट सा फासला हो फिर तो हम ये इस तरह की इक्वेशन यूज कर सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट सा फासला हो फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेस, लेकिन अगर ये फासला थोड़ा सा ज़्यादा हो, ये लेंथी हो, तो फिर हम इसको छोटे छोटे पीसीज में डिवाइड करते हैं। और क्योंकि ज़रूरी नहीं है ना, अब यहाँ पे एक और मसला भी है कि ये तो मैंने कहा कि ये स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग मूव कर रहा है ये चार्ज, ए से 1 से 2 के दरमियान, लेकिन बाद दफ़ा ऐसे होता है कि ये 1 और 2 पॉइंट्स जो हैं वो स्ट्रेट लाइन नहीं होती, बल्कि कुछ कर्व सा डिस्टेंस होता है। तो कर्व डिस्टेंस को आप फिर सिंपली इस तरह से नहीं लिख सकते, B माइनस ए नहीं कर सकते। इस तरह का फासला हो, जैसे हमने स्टार्ट लिया 1 यहाँ पे हो और 2 यहाँ पे हो, इस तरह से मूव करना अगर आपने 2 पॉइंट्स के दरमियान, तो देन यू कैन नॉट सिंपली डू 2 माइनस 1 टू कैलकुलेट द डिस्टेंस। सही, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको ये करना होगा कि आपने इसको छोटे पीसेस में डिवाइड करना है, जो कि पीसेस कैसे हों, हर पीस जो है वो एक स्ट्रेट लाइन के बराबर हो, इतने छोटे पीस करने हैं इसके। और ऐसे पीस करेंगे तो वो बेशुमार पीसेस बन जाएंगे। तो आप क्या करेंगे कि उन तमाम पीसेस की वजह से जो कंट्रीब्यूशन है उसको आप ऐड करेंगे। तो आपका यही जो रिलेशनशिप लिखा हुआ है डेल्टा यू का, वो उस केस में आएगा, डेल्टा यू वुड बी देन सम ऑफ ऑल पीसेस। समेशन का साइन आप यूज करते हैं, सिग्मा क्यू नॉट ई टाइम्स बी माइनस ए। अब बी माइनस ए जो है वो बी माइनस ए की बजाय हम उस पीस, हर पीस को कह देते हैं एक्स पीस है, वो एक्स आई पीस। हम ना फैंसी करके मैथमेटिक्स में ऐसे लिखते हैं एक्स आई, और इधर समेशन भी आई के सर ऊपर जी होगी ये सर। सर जी ये जो B माइनस ए होता है, ये हमारे पास वो छोटा पैच होता है ना, जो एक हम लेते हैं, लाइन लेते हैं, जैसे हमने यस ऊपर किया है। यस यस, जैसे ऊपर लिया हमने, तो जी डेल्टा एक्स जो है, इसमें एक्स जो है वो इसमें से कोई पैच होगा बी माइनस ए, एनी वन ऑफ दीज, और वो इक्वल पैचेस होने चाहिए ताकि हम ये समेशन वाला रूल यूज कर सकें, इस पर ये वाली चीज यूज कर सकें। ओके, और इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड काम ये होता है कि वो बहुत ज़्यादा पीसेज हों जिनको हम सम ना कर सकें, तो फिर हम उन पे क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन। तो वही ये लिखी हुई है इसके अंदर, जो इक्वेशन आपकी 25.1 है, दैट इज द इक्वेशन दैट वी डू इन फिजिक्स। सो डेल्टा यू इज क्यू तो कांस्टेंट है, क्यू नॉट, तो वो हम इक्वेशन के बाहर ले जाएंगे। माइनस साइन वो आएगा जो आपको यहाँ कंफ्यूज कर रहा था, यहाँ पे ये बी माइनस ए मैंने लिखा था ना, अगर हम इसकी एब्सोल्यूट हटा देंगे ना तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा। जैसे आपने बताया कि ए माइनस बी होना चाहिए था यहाँ पे, क्योंकि ए बड़ा है और बी छोटा है, तो यहाँ से एक माइनस साइन जनरेट होगा। अगर हम एब्सोल्यूट साइन हटा देंगे तो वो यहाँ शो अप हो रहा है 25.1। तो जब हम समेशन को हटाएंगे और इंटीग्रेशन को लेके आएंगे तो फिर इस तरह से लिखी जाएगी यही इक्वेशन जो आपने पहले इधर लिखी थी,
इस जगह, फिर आपने समेशन करके लिखी, और देन जब आप इसको ज़्यादा अच्छी तरह से समझना चाहें तो फिर आप इसको ये वाली इक्वेशन करके लिखेंगे। तो दैट इज डेल्टा यू इक्वल्स माइनस सर जी टाइम्स। अगर ये पैचेस ज्यादा हो जाएंगे तब हम इंटीग्रेशन लेंगे यूज हाँ जी, करेंगे। बात जब आप ये समझेंगे कि अब हम इनको सम करना हमारे लिए आसान नहीं है, फॉर एग्जांपल 2000 पैचेस बन जाएं अगर, तो फिर आप इंटीग्रेशन करते हैं, उसके इसमें समेशन करना थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। तो ये जी बेसिकली सर। थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, ऐसा होता नहीं है कि कोई बैठ के करता रहे इस तरह से सम या इंटीग्रेट, लेकिन जनरली रूल ऑफ थंब यही है कि अगर आपका कर्व डिस्टेंस है इस तरह का है जैसे शो हुआ है, तो उस केस में आप ज्यादातर इंटीग्रेशन ही करते हैं, समेशन नहीं करते। व्हाट यू डू, सर यू जी ऑलवेज हमें भी डू। कोई इस तरह का क्वेश्चन, हमें भी अगर इस तरह कोई शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो हम भी बस ये इक्वेशन लिख के इसको जरा सा एक्सप्लेन कर दें। हाँ, इसको एक्सप्लेन कर दें, या इसको हो सकता है अदरवाइज आपसे ये कहा जाए कि इसको इंटीग्रेट कर दें, इसके अंदर जो फंक्शन दिया हो आपको उसको जी इंटीग्रेट कर सर। दें, ऐसा कहा जा सकता है इन सम केसेस, इन सम पॉसिबिलिटीज। तो अदरवाइज हमें तो न्यूमेरिकल ही आएगा ना, कोई प्रॉब्लम ही आएगी उसमें अगर आया तो हाँ, फिर। आपको बताया जाएगा कि क्या सिचुएशन है, जी सर। आपको खुद डिटरमिन करनी होगी। मैंने आपको एक जनरल रूल ऑफ थंब बता दिया है कि अगर तो स्ट्रेट लाइन हो, ऑलरेडी स्ट्रेट लाइन गिवन हो आपको, तो फिर तो आपको इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर आप सिंपली b माइनस a करेंगे तो वो हो जाएगा। लेकिन अगर लाइन स्ट्रेट नहीं है तो फिर तो आपको इंटीग्रेट ही करना है, फिर आप कुछ नहीं कर सकते हो, फिर आपने फॉर श्योर इंटीग्रेशन करनी है। अच्छा, ये आ गई आपके पास डेफिनेशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की। दिस इज व्हाट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस कह रहे हैं, आगे इसके साथ डिफरेंस का लफ्ज भी है, डिफरेंस क्योंकि डेल्टा है ना, so that is electric energy potential energy difference। ये बेसिक कंसेप्ट्स हैं, ये आप इस पे इसको पढ़िएगा, ये इस बुक के पेज को, ताकि आपको ये थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग आपकी इंक्रीज हो। ये मोरलेस वही बातें हैं जो मैंने यहाँ एक्सप्लेन की हैं, लेकिन एक दफ़ा आप खुद से भी इसको पढ़ना, बुक का जो फर्स्ट पेज है। तो अगर हम यूं करें, हम जो कैलकुलेशंस करते हैं, तो अब हमें अगर एक हम इसमें एक एजम्पशन कर लें आसानी के लिए, हम ये कह दें, जैसे मैंने आप लोगों से कहा था, तो किसी ने क्वेश्चन पूछा था मुझसे कि जी क्या अर्थ की सरफेस पे वो जीरो होती है, तो इसलिए मैंने जीरो ली है। तो मैंने कहा था नहीं, वो मैंने जस्ट फॉर द सेक ऑफ रेफरेंस जीरो ली है। तो अगर हम यहाँ पे भी ऐसा काम करें कि हम एक डिस्टेंस डिफाइन करें वन ऐसा, जो कि इस पॉइंट चार्ज से काफ़ी दूर हो, और उस पे कहें कि वहाँ पे जो वैल्यू है एनर्जी की U1 जो है वो जीरो है, मतलब काफ़ी दूर है, तो हम कह देते हैं कि वहाँ पे फील्ड जीरो है, तो फील्ड जीरो है तो यू भी जीरो है। और फिर उस पॉइंट से हम इसको लेके आए पॉइंट टू की तरफ। पॉइंट टू एक ऐसा पॉइंट हो जो कि इसके करीब हो काफ़ी, पॉइंट वन बहुत दूर हो और पॉइंट टू काफ़ी करीब हो, तो उस केस में फिर हमारे लिए चीज़ें करना और आसान हो जाएगा। फिर ये होगा कि इसमें ये जो टर्म आ रही थी ना, इस डिफरेंस में बी वाली टर्म U1 के लिए आई थी ना क्यू नॉट ई बी, और U1 के लिए आई थी हमारे पास क्यू नॉट ई ए। तो क्यू नॉट ई ए को हम फिर इग्नोर कर सकते हैं, तो हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा एब्सोल्यूट पोटेंशियल, तो वो बराबर होगा क्यू नॉट ई बी सिर्फ। तो ये हम कोशिश करते हैं कि इसको हम कल करें, क्योंकि ये फिर सारी चीज़ें मिक्सअप हो जाएंगी आप लोगों की। तो खैर जी सर इतना काफी है। डिफाइन, चले मैं इसको सिर्फ इस पॉइंट को क्लियर कर देता हूँ, बाकी फर्दर इसको आगे नहीं लेके जाते। तो अगर हम सपोज ऐसा करें, मैं इसी के ऊपर लिखता हूँ ताकि साथ साथ चलता रहे काम। फॉर कन्वीनियंस ओके, या ऐसे मैं इसको पॉइंट बनाता हूँ अलग से। समटाइम्स वी आर इंटरेस्टेड in absolute potential energy, then we may take point 1
पॉइंट 1 कौन सा है जहां से हमने स्टार्ट लेना, वेयर वी had or we are starting to move, or the initial point of the chart where the charge is located initially. Then we may take point 1 with the point 1 so far away that potential energy due to the electric field is taken to be 0. तो मैं लिख देता हूँ कि U1 को हमने 0 पर सेट कर लिया. Then our delta U is equal to वैसे जनरली तो ये था ना कि U2 minus U1 था, तो अगर हमने इसको इग्नोर कर दिया है, ये हमने बहुत दूर ले गए इसको हम, तो हमारे पास डेल्टा U जो रह जाएगी वो रह जाएगी जस्ट U2 और ये बराबर थी हमारे पास Q नॉट E टाइम्स B. ओके, सो इसको हम फिर डेल्टा U नहीं कहेंगे, इसको हम जस्ट U कह देंगे, U एट लोकेशन B. ये आसानी हो जाएगी हमारे लिए इसको लिखने में. तो हम लिखेंगे U एट B इज इक्वल टू Q नॉट E एट डिस्कस B. तो इसको हम एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी भी कह सकते हैं. तो ये एक क्लैरिफिकेशन आज के लिए काफ़ी है. तो नेक्स्ट टाइम ड्यूरिंग नेक्स्ट वीक वी विल डू सम अदर कैलकुलेशंस. तो ये तो है एनर्जी की डेफिनेशन ना. तो नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे कि इससे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. बस थोड़ा सा डिफरेंस होगा, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा. और इसकी यूनिट आप याद रखें कि ली जाती है वही जो कि वर्क डन की होती है, जाउल या समथिंग लाइक दैट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कह देते हैं इसको. तो आप बुक के 2 पेजेस पढ़ें, 3 पेजेस पढ़ें, ताकि नेक्स्ट टाइम आपको ऑलरेडी कुछ आइडिया हो कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं. बुक तो आपके पास है ना, सबके पास. G24. ओके सर. 24 ने हैंड रेज किया है, कोई क्वेश्चन है? सर वो थोड़ा सा ऊपर से वो देखना था इसलिए हैंड रेज किया था, थोड़ा सा आपने पेज ऊपर कर दिया था. अच्छा, अब यहाँ पे यस सर. सर बस ये देखना था इसलिए हैंड रेज किया था. चलो ओके गुड. ये रिकॉर्डिंग भी मिलेगी आपको, अगर आपका कुछ मिस हो गया तो आप उधर से देख सकते हैं रिकॉर्डिंग में. तो अभी आप लोग करें अपना काम, नेक्स्ट क्लास होगी शायद आपकी कोई बोलें, तो मैं क्लास को यहाँ पे एंड करता हूँ. तो क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, हमारे पास 3.5 minutes still remaining in this meeting. So if you have any questions you may ask, else I would end this meeting. Okay, no question. सर जी पूछें. सर वर्क और एनर्जी एक किस्म की काइंड की हाँ सेम बिल्कुल, चीजें. ये एक ही चीज़ है, ये एक ही चीज़ है. एटलीस्ट डायमेंशन वाइज तो बिल्कुल ये एक ही चीज़ है. जी सर. ओके. सर जी वर्क और एनर्जी दोनों की डायमेंशन जाउल होगी, तो इसीलिए ये हाँ. सेम आएंगे. बिल्कुल, डायमेंशंस भी इसी जी. वजह से सेम है, क्योंकि ये चीज़ ही एक ही है ना बेसिकली. देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन वर्क एंड एनर्जी. जी सर. मैंने आपको बताया ना, आपको वर्क डन करना है उसके अंदर एनर्जी स्टोर करने के लिए, तो ये इक्वल चीजें होगी ना. इक्विवेलेंट कह रहे हैं आप इसको, इक्वल ना कहें, क्या कहें, इक्विवेलेंट. इक्विवेलेंट. जी. So you are doing some work and you are storing some energy, and then when you leave that thing on its own, then it will give you back that energy in the form of some work done. तो आप उस एनर्जी की मदद से, तो आपकी सबसे बड़ी एग्जांपल है जो आप यूज़ करते हैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी की यूजेज की, वो है आपका
आपकी घरेलू इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कैसे प्रोड्यूस होती है, दैट इज आल्सो ड्यू टू पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है किसमें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में। तो वो भी हम शायद लेटर स्टेजेस पे देखेंगे कि वो कैसे होता है। जो फिजिक्स पढ़ चुके हैं उनको तो पता है, जिन्होंने नहीं पढ़ी उनको शायद अंदाजा नहीं होगा इसका। बहरहाल इन एनी केस आज के लिए आप लोगों से मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर। हाफिज़।